Hi, hello, good evening, everyone. Good evening, welcome to class. I hope you're all doing great. जल्दी से ज्वाइन कर लो सभी. Everyone join the class. So if you're watching me for the first time, मैं हूँ हर्षिता और मैं आपको पढ़ाती हूँ साइकोलॉजी फॉर यूजीसी नेट एंड दिस इज आवर 6 p.m. सेशन जहाँ हम क्या कर रहे हैं अभी. अब हम यहाँ पर हम यूनिट वाइज डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चंस का. विल टेक अप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड उसके बेसिस पे हम उन कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं. और हमारा एक और सेशन कब होता है, एक और सेशन होता है हमारा 9 p.m. के ऊपर, जहाँ हम 10 मिनट में सम अप करने की कोशिश करते हैं किसी टॉपिक को. नाउ इफ यू वांट द पीडीएफ फॉर दिस सेशन, कहाँ मिलेगी आपको पीडीएफ? आपको जेआरएफ अड्डा के ऐप के ऊपर मिल जाएगी इसकी पीडीएफ. अलॉन्ग विद दैट वहाँ पे आपके टेस्ट भी हो रहे हैं. एवरी संडे यू हैव फुल लेंथ मॉक एंड यू ऑल्सो हैव अ काउंसलिंग सेशन एवरी 15 days. अपना कब होने वाला है? वी हैव आवर काउंसलिंग सेशन ऑन 27th April. अपकमिंग संडे जो है आपका, ये जो संडे आने वाला है उसको होने वाला है 5 बजे. वो भी कहाँ होगा? वो भी अड्डा के ऐप के ऊपर होगा, आपके जेआरएफ अड्डा के ऐप पे रहेगा. एंड इफ यू वांट टू जॉइन अस विद इन दी ऑफलाइन, अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, तो आप ऑफलाइन भी ले सकते हो. अगर आप जयपुर के पास में रहते हो तो क्या रहेगा, वही सब चीजें आपको ऑनलाइन में रहती है वो सभी चीजें यहाँ मिलती है. जैसे पीवाईक्यू सॉल्यूशंस हो गए, हैंड रिटन नोट्स, वीकली टेस्ट, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाएगी. जो आप फेस टू फेस लेते हैं क्लासेस, उनका रिकॉर्डिंग भी आपको मिलता है. और सबसे बड़ा बेनिफिट ही कहे तो हम फेस टू फेस क्लासेस करें. और नेक्स्ट 60 days, अभी जो आपका एग्जाम तक का टाइम है उसमें चल रहा है 30% ऑफ. तो इसलिए आप चाहे दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी दिस इज द राइट टाइम टू टेक अप द कोर्स, बिकॉज ये ऑफर नहीं रहता है बार बार इतना डिस्काउंट वाला. चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन शुरू कीजिए. आज अपन यूनिट 9 से स्टार्ट कर रहे हैं. यूनिट 9 का पहला पार्ट हम आज करेंगे, उसके बाद कल सेकंड पार्ट देखेंगे. नाउ वी हैव डिस्कस्ड पियाजे की थ्योरी. अपन ने पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वो बहुत डिटेल में डिस्कस की है. और मैंने तुम लोग को होमवर्क भी दिया था. तुम्हें मैंने कहा था कि तुम्हें ये पियाजे की थ्योरी पढ़ के आनी है. अब अगर तुम पढ़ के आए हो तो इट वुड बी इजी टू आंसर द क्वेश्चन. चलिए करिए, आंसर करो उसको, देखो क्या क्वेश्चन है और बताइए. और यहाँ मैं अब डिटेल में जाऊंगी भी नहीं इन थ्योरीज की जो अपन डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं. जो चीजें डिटेल में डिस्कस करी जा चुकी है उनको अपन यहाँ नहीं करेंगे, कि वी हैड आर 45 minutes क्लास अराउंड पियाजे के ऊपर. तो उतना टाइम हम यहाँ एक एक क्वेश्चन पे नहीं दे सकते. चलिए देखिए. Child says that the volume of water in a long glass is same even when it is poured into a flat bowl. अगर ग्लास में से जो पानी है उसको बोल में डाल दिया जाए तो वो सेम है. कौन सी स्टेज है ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है. थर्ड स्टेज है आपकी. अ चाइल्ड लुक फॉर एन ऑब्जेक्ट इन द सेम प्लेस वेयर इट वाज हिडन अर्लियर. पहले जहां इस वस्तु को छुपाया था वो वहीं पे जाके उसको ढूंढता है. ये क्या है आपका सबसे पहली स्टेज, जहाँ पे बच्चे के अंदर क्या नहीं डेवलप हुई है? ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि वस्तु स्थायिता. आगे जाके लास्ट में डेवलप होती है बच्चे के अंदर ये. कौन से टास्क किए थे यहाँ पे? ए नॉट बी टास्क, कि ए में है या बी में है वो बताना होता है बच्चे को. सबसे पहले क्या होगा? बी. फिर अ चाइल्ड सेज दैट क्ले बॉल इज राउंड इन राउंड इन राउंड शेप स्मॉलर देन द वन फ्लैटेंड. एक क्ले बॉल को अगर सीधा कर दिया जाए तो वो क्या है? वो छोट वो बड़ी हो जाएगी. और जो आपकी बॉल है वो छोटी हो जाएगी. मीन्स जैसे अगर ये बॉल है और इसको मैं ऐसे खोल दूं तो है तो सेम ही, लेकिन वो बोलेगा ये छोटी है ये बड़ी है. तो यहाँ पे यानी कि क्या डेवलप नहीं हुआ? कंजर्वेशन टास्क जो है या कंजर्वेशन की जो एबिलिटी है वो डेवलप नहीं हुई है बच्चे में. विच मीन्स ही इज इन दी
प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेकंड स्टेज में है वो। सो बी, सी, फिर थर्ड स्टेज ये थी हमारी, और ये लास्ट होगी। तो अगर हम बात करें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो उसमें कुछ कुछ चीजें अपन इनके वो देख लेते हैं क्या क्या मेन फीचर्स हैं। बाकी आपको क्या करना है, इसके लिए आपके पास पियाजे पे पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही डालना आप लोग, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाना, आपको डिटेल्ड क्लास मिलेगी। वो क्लास इसके रेफरेंस में आपको पूरी की पूरी देखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर बार आपको इससे क्वेश्चन आता है। कई बार तो दो दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं एक ही पेपर के अंदर। तो अगर सेंसरी मोटर की या संवेदात्मक प्रेरक अवस्था की बात करें, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस यहीं पे आएगी। क्या कहते हैं इसको, वस्तु स्थायिता, स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व। और क्या देखने को मिलता है, इसके लिए क्या किया था, इसके लिए किया था ए नॉट बी टास्क। ये टास्क का नाम ही लिखिए, ए नहीं, बी। फिर हम यहाँ देखने को मिलता है डेफर्ड इमिटेशन, यानी विलंबित अनुकरण। वो भी हमें यही देखने को मिलता है। क्या होता है डेफर्ड इमिटेशन, डेफर्ड और आपके पास इंफर्ड इमिटेशन होता है। डेफर्ड इमिटेशन होता है कि बच्चा रिपीट करता है उस बिहेवियर को, जब थोड़ा समय पास हो गया हो, उसने देख लिया और उसके बाद थोड़े टाइम बाद वो चीज उसको वापस दोहराएगा, उस चीज को करेगा, तो वो हुआ इन डेफर्ड इमिटेशन। दूसरा होता है इंफर्ड इमिटेशन, यानी कि अनुमानित अनुकरण। यहाँ पे क्या करता है, वो सिर्फ सही बिहेवियर को दोहराता है, गलत अगर किसी ने कुछ किया है तो उसको नहीं दोहराएगा, सिर्फ सही चीज करेगा। कोई अगर गिर गया तो गिरेगा थोड़ी उसको देख के, नहीं, ये समझता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बेसिकली आप कह सकते हैं इस स्टेज में आके, यहाँ पे इस स्टेज में कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो जाती है। फिर जब आप प्री ऑपरेशनल स्टेज में जाते हैं, सेकंड 2 से 7 साल वाली स्टेज में जाओगे, तो यहाँ क्या देखने को मिलता है हमको, ईगोसेंट्रिज्म सबसे इम्पोर्टेंट। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा ईगोसेंट्रिज्म। सिर्फ अपने बारे में सोचना, ये सोचना कि मेरा जो पर्सपेक्टिव है सिर्फ वही पर्सपेक्टिव है, किसी और का कोई सोच नहीं हो सकती, मेरे अलावा किसी की कोई दूसरी सोच नहीं हो सकती, जैसी मेरी सोच है वैसी ही औरों की सोच होनी चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, अकेंद्रिता। उसके बाद हम यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ हमें सिंबॉलिक थिंकिंग भी देखने को मिलती है। सिंबॉलिक थिंकिंग का मतलब है सिंबल्स को समझना। ऐसे समझना कि अगर एप्पल है, वो अगर फोटो में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि फोटो में ही एप्पल होता है, रियल में भी एक एप्पल होता है। ये वाली चीज अगर आप में आ गई है, तो क्या है, वेरी गुड, आपने सिंबॉलिक थिंकिंग कर रही है। यानी प्रतीकात्मक चिंतन। फिर क्या होगा कि बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, नॉन लिविंग थिंग्स को लाइफ दे देना, कि मेरा टॉय भी खाएगा खाना, मैंने ये नहीं खाएगा तो मैं नहीं खाऊंगी, एनिमिज्म। अजीव वस्तुओं में जीव डाल देना, जीव, ये सब चीजें, जीवावाद। फिर हमारे पास यहाँ पे और क्या होती है, यहाँ पे हमारे पास ट्रांसडक्टिव रीजनिंग भी होती है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का क्या मतलब है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग इज कि दो असंबंधित चीजों के बीच में संबंध बनाना।
यानी कोई चीजें एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, फिर भी हम क्या कर देते हैं, उसको एक दूसरे से रिलेट कर देते हैं। इल्यूजरी कोरिलेशन बनाना, जैसे वो बच्चे बोलेंगे कि क्योंकि मैंने अपनी आईज बंद कर ली है, इसलिए कोई मुझे भी नहीं देख सकता, क्योंकि मैं किसी को नहीं देख सकता इसलिए मुझे भी नहीं देख सकता। मैंने नाइट सूट पहना, इसका मतलब रात हुई है। मैं सो के उठाऊं, इसका मतलब सुबह ही हुई है, दोपहर नहीं हो सकती, शाम नहीं हो सकती। ये आप याद रखेंगे। अनुप्रस्थ फल, ये आप इसमें याद रखना। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो है, वो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, वो है कि बच्चा कंजर्वेशन टास्क करने लगता है। उसको ये समझ में आने जाता है कि अगर इस ग्लास में जो पानी है और उसी पानी को इस बाउल में डाल दिया जाए, तो वो क्या होंगे, वो बराबर होंगे। तो ये चीज बच्चा समझने लगता है। फ्लेक्सिबिलिटी और रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, यहाँ इरिवर्सिबिलिटी होती है। कंजर्वेशन टास्क यानी संरक्षण कार्य, तो बच्चे वो कर पाता है। और इसके साथ में ही यहाँ पे देखने को मिलता है हॉरिजॉन्टल डेक्लेज। हॉरिजॉन्टल डेक्लेज का मतलब है कि बच्चा एक टाइप का कंजर्वेशन टास्क कर लेगा पर दूसरा नहीं कर पाएगा, सेम टाइप का दूसरा टास्क नहीं कर पाता है, लेकिन एक कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डेक्लेज। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, क्षैतिज परिवर्तन। उसके बाद वाले में अपने को ध्यान रखना है कि फॉर्मल ऑपरेशनल जो है वो आपका हाइपोथेटिकल रिडक्टिव रीजनिंग। यहाँ बच्चा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करने लगता है, तर्क लगाने लगता है चीजों पे। ऐसा हो तो ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, मतलब प्रूफ है उसके पास। और दूसरा हाइपोथेसिस बनाता है कि क्या इन सब के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है, इसके बीच में ऐसा हो सकता है, और फिर उनको क्या करता है, सही या गलत प्रूव करता है बेस्ड ऑन देयर रिसर्च। परिकल्पना, न्यायिक तर्क, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिटेल में पियाजे की थ्योरी को कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग्स। मैच करिए जल्दी जल्दी इसको। देखें, ए क्या है, हेटेरोनॉमस मोरालिटी। हमारे पास पियाजे ने कुछ मोरालिटी दी है। हेटेरोनॉमस मोरालिटी कहती है कि आपके जस्टिस और आपके जो रूल्स है उनको बदला नहीं जा सकता, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो ए क्या होगा, वन। ए का वन। फिर ऑटोनॉमस मोरालिटी। ऑटोनॉमस मोरालिटी का कहना है कि जो रूल्स है वो लोगों ने बनाए हैं, इंसानों ने बनाए हैं, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, उनको हम बदल सकते हैं। तो बी का थर्ड, थ्री। बी का थ्री। चाइल्ड बिकम अवेयर दैट, चाइल्ड को समझ में आ जाता है कि अगर कोई रूल ब्रेक किया है, इफ अ रूल इज ब्रोकन पनिशमेंट विल बी गिवन आउट इमीडिएटली। अगर कोई रूल ब्रेक किया है, कोई काम ऐसा किया है जो रूल्स के अगेंस्ट है, तो उससे क्या होगा, उसमें आपको पनिशमेंट मिलेगी। एंड प्री कन्वेंशनल थिंकिंग में क्या होता है, मॉरल रीजनिंग इज कंट्रोल्ड प्राइमरली बाय रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। प्री कन्वेंशनल रीजनिंग में, प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंदर हमने देखा कि क्या मैटर करता है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अब देखो, पियाजे ने भी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी, और फिर आगे जाके इसी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी पे, जो पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी थी, इसी को बढ़ाया किसने, कोलबर्ग ने। क्योंकि उनका मानना था कि भाई कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट है, ये थ्योरी कंप्लीट नहीं है। बहुत ही वेग तरीके से मोरालिटी को डिफाइन करती है, बताती है, समझाती है।
तो हमें एक बेटर मॉडल की जरूरत है इसके लिए, मॉरल डेवलपमेंट को समझने के लिए। इस तरीके से मॉरल डेवलपमेंट नहीं होता है जैसे पियाजे ने। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है आपका ए मॉरल चाइल्ड। ए मॉरल चाइल्ड का मतलब है कि बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है। वो क्या करेगा, वो किसी का टॉय ले लेगा, वो किसी को मार देगा हाथ से, वैसे नहीं मार देगा। मतलब कोई है तो उसको उसके कोई साथ में कोई छोटा सा बच्चा और खेल रहा है तो उसको मारेगा, वो उसका टॉय ले लेगा और लेके भाग जाएगा, तो इस तरह की चीजें करेगा। यहाँ बच्चे को पता ही नहीं है कि चुराना या शेयर करना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं क्या। तो वो होता है ए मॉरल चाइल्ड या ए मॉरल चरण या ए मॉरल स्टेज, कि बच्चे को अभी सही और गलत के बीच में फर्क नहीं पता है। फिर आती है हेटेरोनॉमस मोरालिटी, जिसको हम मॉरल रियलिज्म कहते हैं। और एक पर निर्भर नैतिकता और नैतिक यथार्थवाद, विच मीन्स यहाँ रियलिज्म है। रियलिज्म मतलब एक चीज, हम रियलिज्म और रिलेटिविज्म चीज पढ़ के आए हैं, ये वाली चीज कि रियलिज्म मतलब एक, रिलेटिविज्म यानी बहुत सारे। तो रियलिज्म यहाँ पे क्या कहता है कि जो रूल्स है रेगुलेशन है वो फिक्स्ड है, उन्हें बदला नहीं जा सकता। हम रूल्स को बदल नहीं सकते हैं। रूल्स किसने बनाए हैं, एक अथॉरिटी ने रूल्स बनाए हैं और उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम उसमें कुछ दिक्कत करते हैं, यानी अगर हम प्रॉपर रूल्स फॉलो नहीं करते तो हमें मिलेगी पनिशमेंट। मम्मी ने, पापा ने, पेरेंट्स ने घर पे रूल्स बना रखे हैं, अगर वो फॉलो नहीं किए जाएंगे तो पनिशमेंट मिलेगी। और बेसिकली जिस चीज के लिए पनिशमेंट मिल रही है, चाहे वो सही काम हो या गलत काम हो, कुछ भी हो, अगर उसके लिए पनिशमेंट मिल रही है तो इसका मतलब वो गलत है। तो मोरालिटी किस पे बेस्ड है, पनिशमेंट पे बेस्ड है कि आपको पनिशमेंट मिलती है क्या। और सेंट्रल कौन है, अथॉरिटी। अथॉरिटी फिगर की बहुत रिस्पेक्ट है यहाँ पे। अथॉरिटी ने जो कह दिया वो सही है, उसके अलावा कुछ भी सही नहीं है। फिर है ऑटोनोमस मोरालिटी, मॉरल रिलेटिविज्म। अब क्या हो रहा है, उससे पहले तो बच्चा क्या कर रहा था, ये सुन रहा था जो पेरेंट्स ने बोला वो सही, लेकिन अब बच्चा खुद की अंडरस्टैंडिंग लगाने लगा है। ये समझने लगा है कि इंसानों ने ही नियम बनाए हैं और वो गलत भी हो सकते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं हर नियम को फॉलो करूं, अगर सही होगा तो फॉलो करूंगा, अगर सही नहीं होगा तो नहीं फॉलो करूंगा। यानी कि लोगों बदलते हैं, उनके इंटेंशन मैटर करते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट यहाँ ये लोग डेवलप कर लेते हैं। समझ रहे हो, कि जैसे एक बच्चा समझने लगता है कि चोरी करना गलत है, ठीक है, लेकिन चोरी करना इसलिए गलत नहीं है कि बस इट इज रॉन्ग टू स्टील, जिसे आपने चुरा लिया इसलिए गलत है। ऐसा क्यों, मतलब सॉरी, इसीलिए गलत नहीं क्योंकि लॉ के अगेंस्ट है, कि लॉ में लिख दिया है कि वो गलत है। मैं मानती हूँ वो चीज गलत है क्योंकि दूसरों को हानि पहुंचती है। आप किसी का किसी और ही कोई चीज वो आपके नहीं है, आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ उस बच्चे का क्या जो बहुत समय से भूखा है या उसको कुछ मिला नहीं है खाने को और उसने एक रोटी ले ली, या जैसे अपन ने कोलबर्ग की थ्योरी में देखा कि उसने दवाई चुरा ली, उसने मल्टीपल टाइम उसको पैसे ऑफर किए और ये भी कहा कि कुछ पैसे ही मैं वापस आपको दे दूंगा, एक दिन में दे दूंगा, लेकिन तो भी उसने उसको मना कर दिया, तब उसने वहां पे दवाई चुराई। तो उस वहां पे वो मॉरल कैरेक्टर को लेके आना, वहां पे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को लेके आना कि जरूरी नहीं है कि जो आपका साइंस था वो एंटायरली गलत था क्या, गलत था लेकिन क्या पूरा ही गलत नहीं था, था जो भी था। वो आप सिर्फ इस पे डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि चोरी करना बुरी बात है, आप खुद की अंडरस्टैंडिंग पे कर रहे हैं। दैट इज ऑटोनॉमस मोरालिटी। और मॉरल रिलेटिविज्म की अलग अलग सच्चाइयां हो सकती है, अलग अलग मोरालिटी हो सकती है, अलग अलग मॉरल वैल्यूज हो सकती है। वो हुआ आपका पियाजे का मॉरल डेवलपमेंट। अब काउंसलिंग सेशन के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 27 अप्रैल 5 PM कहाँ पे, ऐप के ऊपर। सो आप लोग सभी आइएगा, ऐप डाउनलोड कर लो और इसको ज्वाइन करना है आप सभी को। चलिए, a child scolds her mother for littering because there is a saying not to do so as per Kohlberg's moral development. This example refers to, एक बच्चा अपनी माँ को कचरा फेंकने से डांटता है क्योंकि वहां पे जहाँ उसने कचरा फेंका है वहां पे एक संकेत, एक सिंबल बना हुआ है कि यहाँ कचरा ना फेंके। तो ये जो बच्चा है वो कौन सी स्टेज में, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, कन्वेंशनल या अनकन्वेंशनल। बहुत इजी सा क्वेश्चन, आप लोग गलत नहीं करेंगे। आप लोग अगर
करके आए हैं, रीड करके आए हो? मैंने कहा था क्वेश्चंस करके आना, क्या आप क्वेश्चंस करके आए? करके आए तो बहुत बढ़िया बात है। क्वेश्चन नहीं, सॉरी, क्लासेस। क्लासेस दी थी मैंने आपको, अगर आप वो क्लासेस करके आए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं करिए रिवाइज, कोई इशू नहीं। तो ये कौन सा है? ये है कन्वेंशनल मोरालिटी, कि जो अगर वहां पे लिख दिया है कि यहाँ पे कचरा नहीं डालना है तो नहीं डालना है, रूल्स को फॉलो करना है। प्री कन्वेंशनल नहीं होगा यहाँ पे, कन्वेंशनल होगा। अब कोलबर्ग की स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ये जो नैतिक विकास के चरण है, इनको आप क्रम करिए, क्रमबद्ध में बांधिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, कोलबर्ग की स्टेजेस अगर अपन देखें मॉरल डेवलपमेंट की, तो सबसे पहले क्या आता है, हमको पनिशमेंट अवॉइड करनी है। तो वी बिहेव अप्रोप्रिएटली टू अवॉइड द पनिशमेंट, अगर आप ये वाला कर लेते तो आपका आंसर वैसे भी निकला हुआ है। सबसे पहले ए। अब ये करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर हम रिवॉर्ड्स की तरफ जाते हैं। तो रिवॉर्ड्स की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब मेक चॉइसेस बेस्ड ऑन द राइट बिहेवियर। जो करना चाहिए, जो अप्रोप्रिएट है अभी करना, हम वो चीज करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम दूसरों की नजरों में अच्छा दिखना चाहते हैं, सोसाइटी के नजरों में गुड बॉय गुड गर्ल दिखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें कहें कि अरे वाह कितना मॉरल पर्सन है, कितना अच्छा बच्चा है। वो चीज हम चाहते हैं। तो थर्ड, फिर हम क्या करते हैं, फिर आगे जाके हम अपने बिलीव्स के ऊपर, मैं क्या सोचती हूँ, अब हम मानने लगते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो नियम है वो कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, जिनको जब इच्छा हो तो तोड़ दें। और ये किस पे डिपेंड है? मेरे बिलीव्स पे डिपेंड है, कि मैं, मेरे को अगर कोई रूल सही लगता है तो मैं फॉलो करूंगी, मेरे को नहीं लगता तो मैं नहीं करूंगी। तो बी। और उसके बाद आप क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रहता है मॉरल प्रिंसिपल्स और इंडिविजुअल राइट्स के अंदर। तो ये क्या हुआ? चलो एक बार देख लो इसको भी। इसके लिए आपका 10 मिनट शॉर्ट है, जिसमें अपन ने डिटेल में इसको डिस्कस किया है, वो 10 मिनट शॉर्ट आप लोग जाके देखना। यहाँ बस थोड़ा सा देखेंगे कि सबसे पहला क्या रहता है। सबसे पहला स्टेज रहता है प्री कन्वेंशनल लेवल के ऊपर, दो स्टेज है। कन्वेंशनल लेवल पे 3 और 4 स्टेज है, और पोस्ट कन्वेंशनल पे स्टेज 5 और स्टेज 6 आती है। अब स्टेज 1 क्या रहती है? स्टेज 1 इज दंड और आज्ञाकारिता की स्टेज है, यानी यहाँ पे बच्चा जो है वो पनिशमेंट को अवॉइड करता है, पनिशमेंट नहीं लेना चाहता। और उसका मानना है कि जिस भी चीज के लिए पनिशमेंट मिलती है वो गलत होता है, वो काम गलत होता है, यानी कॉन्सिक्वेंसेज मैटर करते हैं एंड नॉट द इंटेंशन। फिर क्या है, फिर एमिंग एट अ रिवॉर्ड, रिवॉर्ड प्राप्त करना चाहता है। क्या चाहिए बच्चे को? अभी अभी बच्चे को चाहिए कि उसको रिवॉर्ड मिल जाए। अब वो बोलेगा कि ठीक है मम्मी मैं कर लूंगा ये काम, बट मुझे बताओ कि मुझे रिटर्न में क्या मिलने वाला है। अब वो ये सोच रहा है, वो रेसिप्रोसिटी के बारे में सोच रहा है, कि मैं ये काम करूँ तो इसके बदले में आप मुझे क्या देंगे। तो बच्चे चीटिंग कर रहे हैं क्लास में और एग्जाम के अंदर, तो बोलते हैं तो मेरे बारे में मत बोलना मैं चीट कर रहा हूँ, मैं तेरे बारे में नहीं बोलूंगा कि तू चीट कर रहा है। तो रेसिप्रोसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, गेमिंग या रिवॉर्ड के अंदर। फिर है गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड, हम अच्छे बच्चे दिखने की कोशिश करते हैं। सोशल एक्सेप्टेबिलिटी जाते हैं, हम चाहते हैं कि दूसरे हमें एक्सेप्ट करें, और उस तरीके से फिर हम क्या चाहते हैं, हम अपना बिहेवियर शो करते हैं। हम चाहे वो चीज मानते हो हम नहीं मानते, लेकिन हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया क्या कहेगी, सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू, सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोचती है वो मैटर करता है इस स्टेज में। क्या बहुत सारे लोग अभी भी क्या इसी स्टेज में हैं? आप लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, इन द सेंस कि अगर हम देखें तो काफी बड़े लोग भी, अगर हम बात करते हैं, जब हम मानते हैं कि ये बच्चे की स्टेजेस का डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, कि अडोलसेंस में बच्चा ऐसा रहता है, बट क्या हम देखते हैं कि 30 40 50 साल के लोग भी ऐसे ही रहते हैं, वो भी गुड गर्ल गुड बॉय बनना चाहते हैं?
है ना। सबसे मेन क्या है कि भाई लोग क्या कहेंगे, उस हिसाब से काम करना। तो वो वाली चीज है। स्टेज 3 इज गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड। स्टेज 4 क्या है, लॉयल्टी टुवर्ड्स लॉ एंड ऑर्डर, जो कानून व्यवस्था है और उसके प्रति प्रतिनिष्ठा, विच मीन्स लॉ ने जो कह दिया वो सही है। लॉ, हम लॉ को देखते ही नहीं है, रूल्स को देखते ही नहीं कि रूल्स अपने आप में सही या गलत है या नहीं है। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये है कि अगर कोई चीज अगर रूल में लिखा है, अगर कोई चीज लॉ है तो वो सही है। वैसे तो रेसिज्म भी लॉ हुआ करता था, तो क्या वो सही था? वो सही नहीं था। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि रूल्स रहे, वी डोंट वांट एनआरकी। हम चाहेंगे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बने रहें ताकि हम उनको फॉलो करें। तो वो चीज हम कहीं ना कहीं चाहते हैं। रूल लेस नहीं चाहते हैं कि कुछ भी रूल नहीं हो, कुछ कोई किसी का किसी पे कंट्रोल नहीं हो, वो हम नहीं चाहते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बट यहाँ पे हम ये जज नहीं कर पाते हैं कि कोई रूल है तो वो सही है या गलत है। बस लॉयल है हम, बस बोल दिया, अगर लॉ ने ऐसा करना है तो बस करना ही है। फिर आती है जस्टिस एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉ, पोस्ट कन्वेंशन। यहाँ पे हम कहेंगे कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब है कि अब रूल्स जो है ना, हमारी इच्छा है तो फॉलो करेंगे वरना नहीं करेंगे। हम समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट है लॉ। लॉ के कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब है कि अगर सही है तो ठीक है, चलने देंगे, नहीं होगा तो खत्म कर देंगे, उसको तोड़ देंगे। अगर मैं रेड लाइट को फॉलो करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि रेड लाइट पे रुकना चाहिए, मैं कहूँ कि नहीं रुकना चाहिए, मैं नहीं मानती कि रुकना चाहिए, तो हो सकता है मैं ना रुकूं। टोल जो अपन पे करते हैं, हैवी टैक्सेशन जो हम पे करते हैं, वो क्या, उसमें हम ये कर पाते हैं कि हम कह पाते हैं कि गलत है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज आपकी स्टेज 5 में आती है। स्टेज 6 इज यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। यहाँ पे क्या समझने लगते हैं, यहाँ आप ये कोशिश करते हैं कि सभी को इंसाफ मिले, सभी के साथ अच्छा हो। यहाँ आप ये चीज समझने लगते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन अगर आपके साथ हो रहा है तो खराब है, लेकिन किसी और के साथ हो रहा है तो भी वो उतना ही खराब है जितना आपके साथ है। जब ये भावना डेवलप हो जाए कि मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो ठीक हूँ, मेरे साथ सब अच्छा है, लेकिन किसी दूसरे के साथ कुछ हो रहा है। कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में किसके लिए है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देखा जाए तो सबसे ज्यादा गरीबों के लिए बनाया गया है कि वो उसका इस्तेमाल कर सके, उनकी जो नीड्स है वो पूरी हो सके। लेकिन सबसे ज्यादा खराब अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन्हीं लोगों को किया जाता है। अगर आप कभी गए हो तो आप देखेंगे कि बहुत सारे हॉस्पिटल में, अगर आप जयपुर की बात करें यहाँ पे एसएमएस में, तो हम देखते हैं कि लोग जमीन पे सो रहे हैं, उनके पास प्रॉपर बेड्स तक देने को नहीं है, तो लोग क्या कर रहे हैं, उनके ड्रिप्स वगैरह चढ़ रही है और वो जमीन के ऊपर दरिया बिछा के सो रही है। सो दैट इज द कंडीशन। तो ये सोच पाना कि ये गलत हो रहा है उनके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जल्दी से। ये देखिए, डिसऑर्डर ऑफ एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम ऑन द 23rd पेयर रिजल्टिंग इन XXY producing the male to reduced masculine characteristics resulting in enlarged breast opacity and excessive height। यह विकार जिसमें 23वें जोड़े के अंदर एक अतिरिक्त लिंग गुणसूत्र होता है, एक्स एक अलग एक्स और आ जाता है, एक्स एक्स और एडिशन हो जाता है, जिससे पुरुष के अंदर स्त्रीणीय लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होता है, क्रोमोसोमल एनॉमलीज आप लोग पढ़ के आए हो, 10 मिनट का सेशन था, रिवाइज करके आए हो? अगर आए हो तो बता दोगे आंसर। ये आपका 10 मिनट शॉर्ट में मिल जाएगा, क्योंकि किसी कोई पहली बार देख रहा है उसको आइडिया नहीं है, तो ये वाला जो है इसको आप कहाँ से रेफर करेंगे, 10 मिनट शॉर्ट है, क्रोमोसोमल एनॉमलीज करके। आप ये टाइप ही कर देना, क्रोमोसोमल एनॉमलीज बाय हर्षिता ऐसे करके आप टाइप कर सकते हैं, 10 मिनट शॉर्ट्स लिख के आप टाइप कर सकते हैं, आपको सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। तो ये होगा नाइल फिल्टर सिंड्रोम। फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है, एक्सेस ऑफ फिनाइलिन हो जाता है बॉडी के अंदर। टर्नर के अंदर ये जहाँ पे एक्स मिसिंग रहता है, यहाँ पे जैसे एक्स्ट्रा जुड़ रहा है ना नाइल फिल्टर में, टर्नर में क्या रहता है, वो कम हो जाता है, तो फीमेल के अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाती। टेस्ट एज क्या है,
ये भी आपका एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसके अंदर क्या हो जाता है, एक तरह का सीएनएस का डीजेनरेशन, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है और वो डीजेनरेट होने लगता है, खत्म होने लगता है। नेक्स्ट करिए। ये ऑप्शंस थोड़े से ऐसे कैसे। 1 2 3 4। बताइए। तेईस आज की बात करें तो क्या है, फेटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो ए का 1। तो देखो यहीं से अगर आपका आंसर मैच हो गया। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 23rd पेयर मिसिंग होता है एक्स में से। नहीं सॉरी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऑन 24th पेयर। बी का सेकंड। ऑप्शंस में भी गलती है क्या, देखते हैं हम। ऑप्शंस भी शायद थोड़ी सी गलती है। तो तेईस आज ए का 1 होगा, फेटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऑन 24th, ट्राइसोमी 21 होती है। तो बी का 2। ऑप्शंस भी थोड़े गलत हैं। फिर क्या है, फिर टर्नर सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, एक एक्स मिसिंग होगा 23rd में से। तो सी का 3 और डी का 4 की एक एक्स्ट्रा आ जाता है। तो ये आंसर वुड बी 1 2 3 है। नेक्स्ट कर। मैच की फॉलोइंग करना है आपको। बताइए क्या होगा इसका आंसर। एलोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, एलोसेंट्रिक का मतलब है कि आप चीजों के बीच में, ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या देख पाते हैं, रिलेशनशिप समझ जाते हैं। रिलेशनशिप समझ पाना, दो चीजों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, लोगों के बीच में संबंध समझ पाना, उन रिलेशनशिप्स को कंसिडर कर पाना, इसको आप कहते हैं एलोसेंट्रिक। तो ए का रहेगा 3। ए का 3। आई एम नॉट श्योर अबाउट दी ऑप्शन, तो मैं यहाँ लिख दूँ। नहीं, ए का 3। फिर है हमारे पास सर्कुलर रिएक्शंस। तो सर्कुलर रिएक्शंस क्या होंगे, an infant learn to reproduce desired occurrences originally developed by chance। कि बाय चांस उससे अगर कुछ हुआ है तो वो उसको बार बार करता है। यानी कि अगर कोई चीज गलती से उसने कर ली, कि उसके पास क्या था, कोई टॉय था और उसको वो गलती से प्रेस किया और उसमें से आवाज आई, तो वो बार बार उसको प्रेस करेगा। ठीक है। तो वो होती है सर्कुलर रिएक्शन, की किसी चीज को बार बार दोहराना। कि बार बार कोई चीज बच्चे क्या करता है, नीचे डाल देता है, फिर उसको उठा के देंगे, फिर उसको डाल देगा, फिर उसको उठा के देंगे, फिर उसको डाल देगा। तो बच्चे, आप देखते हैं बच्चे इस तरह की चीजें करते हैं, तो उनको उनको वो बहुत नई लगती है वो चीज, कि अच्छा मैंने डाला है तो वापस आ गया, फिर वो डालेंगे, फिर इस तरीके से करेंगे, जैसे इसमें से आवाज आ रही है, उसको बार बार दबाएंगे। तो वो होता है सर्कुलर रिएक्शन, कि वो देखते हैं कि एक बार जो उन्होंने कोई चीज गलती से करी और वो बड़ी अच्छी हो गई, तो उसको बार बार दोहराने की कोशिश करते हैं वो। तो बी का क्या रहेगा, बी का 2। सी क्या है, डेफर्ड इमिटेशन। डेफर्ड इमिटेशन अपने डिस्कस किया, रिप्रोडक्शन ऑफ एन ऑब्जर्व बिहेवियर आफ्टर अ पैसेज ऑफ टाइम। कुछ समय बाद किसी बिहेवियर को दोहराना इज
डेफर्ड इमिटेशन। हॉरिजॉन्टल डेक्लिस ये बताया कि एक चीज कर पाना लेकिन उसी टाइप की दूसरी चीज ना कर पाना। इनएबिलिटी टू ट्रांसफर लर्निंग अबाउट वन टाइप ऑफ कंजर्वेशन टू अनदर। ये सब कहाँ से, ये पियाजे की थ्योरी से ही रिलेटेड है, डेफर्ड, सर्कुलर, हॉरिजॉन्टल। अगेन पियाजे की थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसको जाके रीड करना, वहां पे जाके इसको समझना, पूरी थ्योरी आप समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अरेंज द फॉलोइंग आइडेंटिटी स्टेटस प्रपोज्ड बाय जेम्स मार्शल इन अ टिपिकल डेवलपमेंटल ऑर्डर। किस किस तरीके से डेवलप होती है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसको स्टेजेस में करना। प्रॉपर स्टेजेस क्या रहने वाली है इसकी। बताइए। चलो देखो, सबसे पहले होता है आइडेंटिटी डिफ्यूजन, सी। आइडेंटिटी डिफ्यूजन के बाद होता है आइडेंटिटी फोरक्लोजर, फिर होता है मॉरेटोरियम, और फिर होता है अचीवमेंट। तो आंसर वुड बी वन, सी। फर्स्ट क्या है, CADB, यस आंसर वुड बी वन। अभी क्या है ये आइडेंटिटी अचीव करने की थ्योरी है, यानी कि बच्चा किस तरीके से डेवलप करता है, किसको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये समझ पाना, खुद के लक्ष्य को समझ पाना कि वो क्या करना चाहता है लाइफ में। वो चीजें कुछ फेजेस से होकर गुजरती हैं। वो अचीवमेंट की जो फेजेस है वो क्या करती है, वो कुछ फेजेस से गुजरती है। तो ये बेसिकली अडोलेसेंस को पढ़ता है, अडोलेसेंस के ऊपर ये स्टडी दी गई है। सबसे पहले आइडेंटिटी डिफ्यूजन। आइडेंटिटी डिफ्यूजन का मतलब है कि अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सप्लोरेशन भी कम है और कमिटमेंट भी कम है। दो चीजों के बेसिस पे हम देखते हैं, अन्वेषण और प्रतिबद्धता। इसका क्या मतलब हुआ कि अभी बच्चे से आप पूछो वो क्या करना चाहता है, बोले मुझे नहीं पता। क्या आप ढूंढ रहे हो आप क्या करना चाहता है, आप ट्राई कर रहे हो, बोले नहीं। कि ना तो उसको पता है, ना तो वो कोई कमिट है किसी को लेके कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ, मैं लॉयर बनना चाहता हूँ, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, कुछ भी। तो बोला मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है मेरी लाइफ के साथ अभी। और आप वो क्या एक्सप्लोर कर रहा है, बच्चे के ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि उसको क्या करना है। 8th क्लास के बच्चे को आप कहें, 7th क्लास के बच्चे को कहें, तो कुछ बच्चे होंगे कि जो बोले मुझे नहीं पता कि अभी मुझे क्या करना है। और क्या आप ढूंढ रहे हो आपको क्या करना है, बोले नहीं। क्या क्यों करना है, कुछ जरूरी है क्या कुछ करना। तो वो रहते हैं, यानी कि एक्सप्लोर भी नहीं कर रहे हैं और कमिट भी नहीं कर रहे हैं किसी चीज को। फिर फोर क्लोजर, फोर क्लोजर में जैसे थोड़े बड़े होते हैं तो कहने लगते हैं कि आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। क्योंकि सब कहते हैं कि डॉक्टर में बड़ा मजा आता है डॉक्टर बनने में, और डॉक्टर बन के भी बहुत मजा आता है, और मम्मी पापा भी बोल रहे थे कि क्या करो डॉक्टर बन जाओ, क्योंकि वो भी डॉक्टर हैं। तो मैं भी क्या बनूंगा, मैं भी डॉक्टर बनूंगा। तो कमिटमेंट क्या हो गई, हाई हो गई ना, कि आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। पर क्या उसने एक्सप्लोर किया, क्या उसने देखा कि उसका इंटरेस्ट है कि नहीं है। हो सकता है उसने किसी और चीज के अंदर इंटरेस्ट हो, उसको कोई और चीज अच्छी लगती हो, लेकिन अभी तक उसने एक्सप्लोर ही नहीं किया है। उसने बस पापा ने मम्मी ने बोल दिया कि भाई तुमको डॉक्टर बनना है, तो उसने कहा कि हाँ ठीक है डॉक्टर बनना है, बन जाएंगे डॉक्टर, डॉक्टर बनने में क्या दिक्कत। तो वो हुआ फोर्थ क्लूजन। अब मॉरेटोरियम, अब बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो ये देख रहा है, वो अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करता है। वो देख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको समझ में आने लगता है कि अच्छा डॉक्टर के अलावा भी बहुत कुछ है जो मैं बन सकता हूँ। कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है, मेरा इंटरेस्ट और भी बहुत चीजों में है, डॉक्टर में इंटरेस्ट तो मेरा नहीं है, मम्मी का है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो यहाँ बच्चा क्या कर रहा है, कमिट नहीं कर रहा है बट एक्सप्लोर कर रहा है कि अच्छा साइकोलॉजी जैसी भी कोई चीज होती है जिसको मैं पढ़ सकता हूँ, मैं डांसर भी बन सकता हूँ, मैं एक्टर भी बन सकता हूँ, मैं ये चीज कर सकता हूँ, मैं वो चीज, यानी एक्सप्लोरेशन चल रहा है अभी। बच्चा समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर में करना क्या चाहता हूँ मेरी लाइफ के साथ में।
लेकिन क्या कोई कमिट कर लिया, क्या बोल दिया ये बनना है, नहीं ना, तो दैट इज कमिटमेंट क्या रहेगा यहाँ पे, लो रहेगा। कि खोज कर रहा है, खोज चल रही है, लेकिन निर्णय नहीं लिया है कोई। यहाँ पे क्राइसिस होते हैं, प्रॉब्लम आती है इंडिविजुअल को। तो आपकी मॉनिटोरियम और आइडेंटिटी अचीवमेंट दोनों में क्या रहेंगे, क्राइसिस होते हैं। अब लास्ट में आके क्या करता है, वो समझ जाता है कि इसको क्या बनना है। उसने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया है कि मुझे साइकोलॉजी पढ़नी है, और मैं साइकोलॉजी पढ़ के मैं नेट एग्जाम दूंगा, मैं ये जेआरएफ करूंगा, और मैं क्या करूंगा, फिर मैं पीएचडी करूंगा। ये उसने डिसाइड कर लिया, तो अब वो साथ साथ में एक्सप्लोर भी कर रहा है, और भी चीजें देखने की कोशिश कर रहा है, और अब क्या कर सकते हैं, नई खोज उसने करी है। और अब एक पहचान भी बना चुका है, एक कमिट भी कर चुका है कि मुझे यही चीज अब आगे परस्यू करनी है। तो वो हुई आइडेंटिटी अचीवमेंट की थ्योरी, जेम्स मार्शल ने दी है एडोलेसेंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से आप। Which of the following are considered as the part of grief experience? जब कोई दुख एक्सपीरियंस करता है, कोई शोक की प्रक्रिया एक्सपीरियंस करता है, शोक होता है किसी को, किसी के लव्ड वन की डेथ हो जाना, या कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट होना, उस दौरान जो आपका स्टेजेस है, या आप कहें तो एक्सपीरियंस है ग्रीफ का, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, वो बताइए। बताइए। तो यहाँ क्या रहेगा, डिनाइल। अग्रेशन नहीं रहता है, अग्रेशन नहीं होता है, वो होता है एंगर। एंगर होता है, अग्रेशन नहीं होता है। एक्सेप्टेंस, बार्गेनिंग। तो 1, 3 एंड 4 देख लेते हैं एक बार कि क्या स्टेजेस रहती है। तो सबसे पहले रहता है, ये दिया किसने, क्यूबलर एंड रॉस ने दिया है। एलिजाबेथ क्यूबलर, क्यूबलर एंड रॉस, इन्होंने ये थ्योरी दी थी अपनी बुक में। इन्होंने इस चीज का मेंशन किया था, इस थ्योरी के बारे में इन्होंने मेंशन किया था। सबसे पहली चीज होती है डिनाइल, यानी एक्सेप्ट ही नहीं करते कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कि अगर आपके किसी इंडिविजुअल के लव्ड वन की डेथ हो जाए, तो क्या कहता, नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। हमें भी लगता है ना कि अगर आप, हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, हम सभी ने हमारी किसी नियर लव्ड वन की डेथ एक्सपीरियंस की होगी, तो हमें क्या लगता है, हमें ये लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमको ये बिलीव ही नहीं हो पाता है, हमको ये ट्रस्ट ही नहीं हो पाता है कि समवन इज रियली गॉन, कोई सच में जा चुका है। तो वो डिनायल की स्टेज में रहना, वो स्वीकारता की स्टेज में रहना, कि आप स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा कुछ हो चुका है। सो दैट इज डिनायल। फिर स्टेज 2 आता है एंगर की, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमने ऐसा क्या किया था कि हमारे साथ ऐसा हुआ। क्यों फिर हम भगवान से भी नाराज होते हैं कि आपने उनको बचाया क्यों नहीं, वाई किसी ने उनको सेव करने की कोशिश नहीं की। आप फैमिली की तरफ, आप डॉक्टर्स की तरफ, आप गॉड की तरफ, आप सबसे, और इवन द डिसीज्ड इंडिविजुअल जिनकी डेथ हो चुकी है, आप उनसे भी कहीं ना कहीं गुस्से में रहते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है, इट इज डिनायल, कि आप अपन एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है क्या। फिर आता है एंगर, कि हम हमारे इमोशंस को क्या करते हैं, हमारे जो दुख वाला जो इमोशन है, उसको हम किसके रूप में दिखाते हैं, उसको हम एंगर के रूप में दिखाते हैं, क्रोध के रूप में दिखाते हैं। हम डॉक्टर्स पे गुस्सा करेंगे, हम फैमिली के ऊपर ब्लेम करेंगे कि शायद तुम लोगों ने ध्यान नहीं रखा, तुमने ऐसा नहीं किया, डॉक्टर्स ने प्रॉपर नहीं किया। इवन दैट इंडिविजुअल, डिजीज इंडिविजुअल, उस उन पे भी हम गुस्सा करते हैं, क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसे करने की, क्यों गए तुम, इस तरीके की चीजें करने। फिर आता है बार्गेनिंग करना। बार्गेनिंग का मतलब है मोल भाव करना, सौदेबाजी करना। यानी कि काश मेरे पास सिर्फ एक दिन और मिल जाता मुझे, तो मैं ये चीजें कर देती, मैं ये वाली चेंजेस लेके आ जाती जो आप चाहते थे। अगर एक मौका और मुझे मिल जाता, आप एक बार वापस आ जाओ, तो आई विल प्रॉमिस कि आई बी अ बेटर पर्सन, जैसा आप चाहते थे ना, मैं वो सभी काम कर लूंगी, बस एक बार यू कम बैक। तो हम क्या करने लगते हैं, हम मोल भाव करने लगते हैं, सौदेबाजी करने लगते हैं, बार्गेनिंग करने लगते हैं।
कि बस एक बार वापस आ जाओ। तो हम क्या करेंगे, मैं जैसा आप कहोगे वैसा मैं कर लूंगी। आप ये आपको ये चेंजेस चाहिए थे ना, वो सभी चेंजेस कर लेंगे। काश एक दिन और आप बस आ जाओ, फिर वापस चले जाना, एक दिन आ जाओ। इस तरह की चीजें हम करने लगते हैं। फिर आती है स्टेज 4 डिप्रेशन। अब कहीं ना कहीं हमें चीजें रियलाइज होने लगती है, हम रियलिटी में आने लगते हैं कि ही और शी इज नॉट देयर एंड दे विल नेवर गोइंग टू कम बैक। तो अब हमें क्या होता है, अब ये जो गुस्सा था, वो बार्गेनिंग थी, वो अब एक्चुअल जो आपका दुख है वो उसमें बदलने लगती है। आप सैडनेस, फीलिंग ऑफ सैडनेस, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, डिस्पेयर, ये चीजें आप फील करने लगते हैं। आप रिग्रेट फील कर रहे हैं, आप सॉरो, दुखी हैं आप। और आप क्या करना चाहते हैं, आप सेटल नहीं होना चाहते। वो रियलिटी जो है लॉस, उसमें सेटल ही नहीं हो पा रहे हैं। जैसे जैसे वो हिट करती है आपको कि हाँ ये चीज हो चुकी है, वैसे वैसे जो दुख है वो बढ़ता जाता है। दैट इज द स्टेज ऑफ डिप्रेशन। और फिर एक स्टेज आती है कि जहां आप चीजें एक्सेप्ट करने लगते हैं, दैट यू से कि यू हैव कम टू द टर्म्स विद व्हाट हैपेंड। आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये चीज अब हो चुकी है, और आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दैट इज एक्सेप्टेंस। तो ये 5 स्टेजेस में रहती है। ये 5 स्टेजेस की आपको स्टेजेस याद रहनी चाहिए कि सबसे पहले कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है। और अग्रेशन को एंगर से कंफ्यूज नहीं करना है। एंगर इज फीलिंग, अग्रेशन इज एक्सप्रेशन ऑफ दैट एंगर इज अग्रेशन। जब एंगर को हम शो करते हैं तो वो अग्रेशन होता है। एंगर इज जस्ट द फीलिंग, हम फीलिंग है। चलिए, तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब अगर आप क्या करना चाहते हैं, अब अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर 30% ऑफ चल रहा है। आप मेरे साथ साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हैं प्रीमियम के ऊपर। अब क्या करोगे, जाओगे टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। कल के लिए आपकी जो होमवर्क क्लासेस रहेगी, वो जितनी भी आपकी थेरेपी पे क्लासेस हुई है, 10 मिनट शॉर्ट हुआ है, बिहेवियर थेरेपी का है, इनसाइड थेरेपी का है, ये आप थेरेपीज देखकर आएंगे। ठीक है, बिहेवियर में क्लासिकल कंडीशनिंग थेरेपीज है, ऑपरेंट वाली तो अभी नहीं, अभी नहीं हुई है। बिहेवियर थेरेपीज है, इनसाइड थेरेपीज है। ये थेरेपीज की क्या करके आनी है आपको, इनका वीडियोस देख के आना है, इन पे आपको कोई क्वेश्चन दूंगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आई होप यूर ऑल विल स्टडी। कल क्लासेस देख के आना, पढ़ के आना, एंड आई सी यू टुमारो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।